नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, नमस्ते दोस्तों, हेलो एवरीवन। कैसे हो साथियों, कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? एग्ज़ाम्स अभी पास आ चुकी है तो आपको अभी अपने पढ़ाई की स्पीड जो है वो तेज़ी से बढ़ानी है। हमने MST-CT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया था। इसी सीरीज़ को हम जारी रखते हुए आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं MST-CT के प्रोबेबिलिटी इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हमेशा की तरह ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हम सीधा क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है? इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ऑफ सम करेक्टली बाय ए बी एंड सी इज 1/2 1/3 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक कोई सम है, उसको ए बी और सी सॉल्व कर रहे हैं, उसको सही सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी इसने दे दी है। क्या दिया है इसने? मैं लिख लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इसने दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इज व्हाट 1/2 की प्रोबेबिलिटी, ए के सही सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसने दिया है, दैट इज 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इसने दिया है 1/5। अब ये पूछ क्या रहा है हमसे? इज आस्किंग द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स इट करेक्टली इज। ठीक है, मतलब तीनों बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। ये पूछ रहा है कि हमको उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एक बच्चा वो सही सॉल्व कर ले। ठीक है, तो अब मैं इसमें तो मैं डायरेक्ट एक कंसेप्ट बता के आपको ये क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें सही अप्रोच आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए, 3 बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आउटकम्स कितने हो सकते हैं सही होने के? अगर जैसे हम 3 सिक्के उछालते हैं तो कितने आउटकम्स आते हैं सैंपल स्पेस में? 8 आते हैं। उसी तरह पे से यहाँ पे भी 3 बच्चे सॉल्व करते हैं तो इसमें भी 8 आउटकम आएंगे। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अगर ए बी सी सॉल्व कर रहे हैं, हमको ज़रूरत क्या है कि एटलीस्ट कम से कम एक बच्चा सॉल्व कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या केस बनेंगे? या तो तीनों सॉल्व कर लें, ए बी सी तीनों ने सही सॉल्व कर लिया, ये भी हो सकता है। या फिर ए सॉल्व कर ले, बी सॉल्व कर ले पर सी ना कर पाए, मतलब 2 बच्चे सॉल्व कर पाए पर एक ना कर पाए, ये भी केस हो सकता है। तो पहले मैंने सी को बोल दिया कि ये नहीं कर सकता है। मान लो ए ने कर लिया, बी नहीं कर पाया, सी कर पाया, ये भी केस हो सकता है। उसके बाद अगला केस क्या हो सकता है? ए ने नहीं किया सॉल्व और बी और सी ने सही सॉल्व कर लिया, राइट। ठीक है, ये केस हो गया। इसमें तीनों ने सही किया, ये 3 केस बन गए। इसमें कोई भी 2 बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। अब ऐसा भी केस हो सकता है कि कोई भी एक बच्चा सॉल्व सही कर रहा है, बाकी 2 सही नहीं कर रहे। तो पहला उसमें क्या आएगा केस? ए ने सही सॉल्व किया, बी नहीं कर पाया, बी उसको मैं बी कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सी भी नहीं कर पाया। ठीक है, अब एक और केस हो सकता है कि ए नहीं कर पाया लेकिन बी ने कर लिया और सी नहीं कर पाया। और एक केस इसमें क्या बनेगा कि ए और बी नहीं कर पाया बट सी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब एक और केस क्या बनेगा? एक ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों बच्चों ने गलत सॉल्व कर लिया, तो उसको मैं लिखता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें हमारे 8 केस बनेंगे। ठीक है, जो मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अब एक कंसेप्ट आप जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है सारे आउटकम्स की। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ सारे की, इनका अगर मैं समेशन करता हूँ, इनको ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? वो दैट इज, अगर मैं इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल के इनको मैं ऐड करता हूँ, आई विल गेट 1। फाइन। So P stands for probability. This is probability of this event plus probability of this event plus probability of this event plus probability of this event. This is equal to 1. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमें ज़रूरत किस चीज़ की है कि कम से कम एक बच्चा सॉल्व कर ले। तो उसमें कौन से केस आएंगे? ये भी आएगा। ठीक है, दिस विल कम, ये सारे केस आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कम से कम एक सॉल्व कर रहा है। सिर्फ एक ही ऐसा केस है जिसमें कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब मैं इन सातों केसेस की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो अब हमको ज़रूरत क्या है कि ये हमको चाहिए प्लस दिस। ठीक है, इन सातों को ऐड करना है, तो क्यों ना मैं इसको वहाँ शिफ्ट कर लूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। सो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से? जो चीज़ मुझे निकालना है दैट इज़ नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। तो इससे काम बन जाएगा, राइट। मतलब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि एटलीस्ट वन ऑफ देम आपसे पूछ लिया जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, दैट्स इट। फाइन। तो चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बहुत अच्छे से जानते हैं हम।
सो 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा उसी तरह से 1 माइनस 1/3 सो 1 माइनस 1/3 इज नथिंग बट 2/3 सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट क्या दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 1/5 सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस 1/5 विच इज नथिंग बट 4/5 हमको जरूरत किस चीज की है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ठीक है सो ये क्या हो जाएगा बेटा दिस इज नथिंग बट अच्छा और एक बात बता देता हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट राइट सो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 1/2 इनटू दिस इज 2/3 इनटू 4/5 सो इसको कैलकुलेट करेंगे हम 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दिस इज व्हाट 4/15 सो 1 माइनस 4/15 क्या आ जाएगा दिस इज नथिंग बट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 11/15 देखना कौन से ऑप्शन में दिख रहा है 11/15 ऑप्शन ए दिख रहा है मुझे सो ऑप्शन ए इज करेक्ट यार 11/15 मिल गया हमको फाइन चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ नहीं है इसमें वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे हम सो यहाँ पे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया है इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन दे दिया है आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सो यदि आप वेन डायग्राम जानते हैं तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ ये मैंने मान लिया इस सेट को ए मान लिया इस सेट को मैंने मान लिया बी सो दिस इज माई ए एंड दिस इज बी ठीक है ये कॉमन पोर्शन दिख रहा है ए और बी का सो ए और बी के कॉमन पोर्शन को हम क्या कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी अभी हमको ज़रूरत किस चीज़ की है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देखना है ठीक है तो देखना बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है अगर आप अच्छे से देखेंगे सो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा ये यूनिवर्सल सेट है ये पूरा जो बॉक्स बना है यूनिवर्सल सेट है बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है बी मुझे नहीं चाहिए सो बी ना होना दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट सो ये शेडेड पोर्शन होगा ये जो ग्रीन पोर्शन है दिस इज नथिंग बट मुझे बी को छोड़ना है राइट बाकी ये पूरा मेरा बी कॉम्प्लीमेंट है सो ये जो ग्रीन पोर्शन है दिस इज माय बी कॉम्प्लीमेंट बी को मैंने छोड़ दिया है अब मुझे इस बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ ठीक है तो ये जो ग्रीन शेडेड पोर्शन है इसका मुझे इंटरसेक्शन है लेना है ए के साथ तो यदि आप अच्छे से गौर करेंगे तो इस शेडेड पोर्शन ग्रीन का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ तो आपको क्या मिलेगा देखना यू विल गेट दिस पोर्शन राइट ये इतना पोर्शन मिल जाएगा आपको ठीक है ये रेड वाला पोर्शन मिल जाएगा अगर आप ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ठीक है तो ये मेरा हो गया दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो अगर आप अच्छे से इस रेड पोर्शन को देखेंगे तो दिस इज व्हाट आप अच्छे से देखना ये ए में से अगर मैं ये हिस्सा माइनस कर दूं ये जो ए इंटरसेक्शन बी है सो यू विल गेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सो हमको क्या मिल गया यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट दिस इज इक्विवेलेंट टू ए में से मुझे माइनस करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी आई होप आपको समझ में आया होगा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी ठीक है इसी का यूज़ आप डायरेक्टली अगर आपको ये याद रहता है तो आप अगले बाकी क्वेश्चंस के लिए भी कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो सिंपली आप वेन डायग्राम को ड्रॉ करके टाइम पे आप डिराइव कर सकते हैं ठीक है अब हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से क्या होगा देखना बेटा सो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन विच इज व्हाट 4/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट 1/2 सो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज व्हाट 8 माइनस 5/10 विच इज 3/10 ओके 3/10 ऑप्शन ए इज करेक्ट राइट तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप वेन डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं मेरा ये राय रहेगा कि आप हमेशा फॉर्मूलाज याद ना रखने के बजाय आप इस तरह के कंसेप्ट को याद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा ठीक है चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे ओके ये तो बहुत बच्चों का सवाल पूछ लिया चलो ठीक है फिर भी मैं इस क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकता हूँ मान लो किसी ने मान लो प्रोबेबिलिटी की शुरुआत ही की है पढ़ने की तो उसको वो बेचारा क्या करेगा ठीक है तो चलो बता देते हैं इस क्वेश्चन को 3 coins were tossed ठीक है 3 सिक्के उछाले गए देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads ठीक है तो सिंपल है पहले हम सैम्पल स्पेस लिख लेंगे सो सैम्पल स्पेस में क्या आएगा 3 सिक्के उछाले गए थे तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर 2 power 3 विच इज 8
सो सारे आउटकम्स मैं लिखता हूँ। सो पहले मैं लिखता हूँ हेड हेड, मतलब तीनों बार हेड आ गया, फिर दिस इज एच एच टी, देन 2 बार हेड, देन टेल, देन एच टी एच, देन टी एच एच। ठीक है, अभी अगला आउटकम लेता हूँ मैं, तीनों बार टेल, देन 2 टाइम्स टी एच, टी एच टी, एच टी टी। सो दीज आर दी ऑल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 3 कॉइन्स वेयर टॉस्ड। अब आपको क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो 2 हेड्स देखना कहाँ पे, कितने आउटकम्स है 2 हेड्स के, 1, 2 एंड 3। सो नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर 2 हेड्स आर 3। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ 2 हेड्स आर 3 डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स विच इज 8। सो 3 बाय 8, कौन सा ऑप्शन सही है देखना, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अभी आते नहीं है, बिल्कुल भी उम्मीद मत करना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन दे दिया आपको, सेकंड क्वेश्चन अभी अभी एक्सप्लेन किया था मैंने। ठीक है, तो आप वो क्वेश्चन रेफर कर लेना अगर आपको वेन डायग्राम समझनी है। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा, दिस इज नथिंग बट हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना पड़ेगा। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दिया है, 0.7 माइनस 0.3 विच इज 0.4। अब 0.4 आप तो कहेंगे सर ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, बट आप अच्छे से देखना, 0.4 इज नथिंग बट 2/5। सो दिस इज 2/5। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, चलो फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है ये, देर आर 5 रेड बॉल्स एंड x ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 5 रेड बॉल्स है और x ब्लैक बॉल्स है, मतलब x की वैल्यू हमको निकालनी होगी, राइट। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स ड्रॉन आर रेड इज 5/14। 2 बॉल्स रैंडम ने निकाले हैं और दोनों बॉल्स रेड होने की प्रोबेबिलिटी इसने दी है, दैट इज 5/14। पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमको x की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या दिया है इसने, 5 रेड बॉल्स है और x वाइट बॉल्स है। तो टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे, टोटल बॉल्स आर 5 + x होगा, राइट। ठीक है, ये टोटल बॉल्स हो गए। हमको दिया क्या गया है कि दोनों बॉल्स जो है वो उसकी रेड होने की प्रोबेबिलिटी 5/14 है, राइट। तो सिंपल अप्रोच है प्रोबेबिलिटी निकालने का। ठीक है, यदि मैं इस बैग में से 5 + x बॉल्स में से एक रेड बॉल निकालता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट में एक रेड बॉल निकालता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विच इज 5 + x। ठीक है, अब एक बॉल निकल चुका, ठीक है, मतलब बैग में से एक बॉल भी कम हो गया, राइट। अभी सेकंड बॉल भी निकालना है, सेकंड बॉल भी रेड होना चाहिए, राइट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इनटू, अब एक बॉल कम हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, एक रेड बॉल हमारे पास कम हो जाएगा क्योंकि हम एक निकाल चुके हैं। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं मेरे पास, 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा विच इज 4 + x, और ये आपके पास गिवन है दैट इज 5/14। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से देखना, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये मैं यहाँ भेजता हूँ। सो 4 × 14 इज इक्वल टू 5 + x इंटू 4 + x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज 56 इज इक्वल टू दिस इज 20 + x² प्लस 5x + 4x विच इज 9x। ठीक है, एक इक्वेशन को एक साइड में कर लेते हैं तो क्या मिलेगा देखना बेटा, दिस इज आई विल गेट x², कैलकुलेशन का पार्ट है या आप आसानी से कर सकते हैं, x² + 9x। मैं 56 को यहाँ भेजता हूँ तो आई विल गेट 20 - 56 विच इज -36 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, जैसे इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखना, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 9x को लिखता हूँ मैं x² + 12x - 3x - 36 इक्वल टू 0। सो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x × x + 12, दिस इज व्हाट, अगर मैं x + 12 लिख लेता हूँ, सो दिस इज -3 इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा देखना, दिस इज x - 3 × x + 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -12। ठीक है, -12 तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि
नंबर ऑफ बॉल्स माइनस में कभी हो नहीं सकते, तो क्या होगा x इक्वल टू 3 सही हो जाएगा, राइट। मतलब टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने मिलेंगे हमको, x इक्वल टू 3, 3 ब्लैक बॉल्स आर देयर। देखना कौन से ऑप्शन में 3 दिख रहा है हमको, x इक्वल टू 3। ओके, ऑप्शन सी में दिया है इसमें, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, फाइन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा आसान दे दिया इसने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है इसने 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इज 0.4, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसने पूछा है। तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी इवेंट है ए और उसका कॉम्प्लीमेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 होता है, राइट। सो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये कोई इवेंट है ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आप आराम से निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास गिवन है, दैट इज 0.25 प्लस 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.14। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0.75 माइनस 0.14 इज 0.61, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बट आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सो 1 माइनस 0.61 विच इज 0.39। देखना 0.39 कहाँ है, 0.39 इज हियर, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। सिंपल फॉर्मूला यूज करना था और कुछ नहीं था, कुछ दम नहीं था इस क्वेश्चन में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, डाई इज थ्रोन, ठीक है। एक डाई को उछाला है तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसने दिया है लेट ए बी द इवेंट दैट नंबर इज ग्रेटर देन 3। तो एक इवेंट है जिसमें नंबर जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। सो ए में क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 से बड़े नंबर क्या होंगे, 4 5 6, ठीक है। सो लेट बी बी द इवेंट दैट द नंबर इज लेस देन 5। बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें नंबर लेस देन 5 होगा। सो बी इवेंट में क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 2 3 4, ठीक है, दैट्स इट। अब इसने क्या पूछा है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगेन जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज किया था वही हमको यूज करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। गिवन इवेंट से हमारे पास ए बी इवेंट से ए इंटरसेक्शन बी भी हम निकाल सकते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट क्या है, 4 दोनों में। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट है कितने हैं, 3 बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विच इज 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मिल जाएगा मुझे, 1/2। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या मिलेगा, देखना दिस इज 4, सो 4/6 एंड 4/6 इज नथिंग बट 2/3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की बी क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज 1 डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स विच इज 6, सो 1/6। सो इन तीनों को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या मिल जाएगा मुझे, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2 प्लस 2/3 माइनस 1/6। इसको यदि मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज नथिंग बट 3 + 4 विच इज 7/6 माइनस 1/6। So 7/6 minus 1/6 is 6/6 which is nothing but 1. So देखना 1 कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन, ओके। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 1, फाइन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़े जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़े से क्वेश्चंस आपको टफ दिखेंगे, ठीक है। चलो तो
यहाँ पे क्या दिया है इसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया 0.4, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक्स दिया है, मतलब एक्स निकालना पड़ेगा, राइट। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है 0.7, एंड द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। देन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अगर कोई भी दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है हमेशा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। इतना ही याद रखना है आपको। सो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मेरे पास है 0.7 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज व्हाट 0.7 माइनस 0.4 विच इज 0.3, ओके 0.3। अब तो आप तो कहेंगे 0.3 तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, राइट, बट गौर से देखिएगा 0.3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस नथिंग बट 3/10, राइट, बिकॉज 3/10 इज नथिंग बट 0.3 एंड ऑप्शन में 3/10 है, विच इज ऑप्शन ए, ओके। सो मिल गया मुझे, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है ये, ओके, अ बैग एक्स कंटेन्स 2 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो एक्स बैग है मेरे पास, इसमें 2 वाइट बॉल्स हैं एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। एंड अनदर बैग वाई कंटेन्स 4 वाइट बॉल्स एंड 2 ब्लैक बॉल्स। तो वाई बैग में क्या है मेरे पास, 4 वाइट बॉल्स हैं एंड 2 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। 1 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, कोई भी एक बैग मैंने सिलेक्ट कर लिया रैंडमली, एंड अ बॉल ड्रॉन एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, ठीक है, कोई भी एक बैग सिलेक्ट कर लिया, उसमें से बॉल निकाला गया है। देन द प्रोबेबिलिटी फॉर द चूजन बॉल टू बी वाइट इज, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना आप, ठीक है। 2 बैग हैं, तो 2 बैग में कुछ बॉल्स हैं, जैसे एक्स बैग में 2 वाइट बॉल्स हैं 3 ब्लैक बॉल्स हैं, एंड वाई बैग में 4 वाइट बॉल्स है 2 ब्लैक बॉल्स है। अब ये कह रहा है कि पहले तो आप बैग रैंडमली चूज करो, ठीक है। अब वो रैंडमली बैग तो हमने चूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि उस बैग जो भी आपने बैग चूज किया है उसमें से जो बॉल निकाला गया है उसमें से वो वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, पहले तो 2 बैग हैं तो एक बैग निकालने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ बैग्स आर 2, तो एक्स बैग निकालने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी दिस इज नथिंग बट 1/2, राइट। और वाई बैग निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। अब पूछ रहा है कि वाइट बॉल निकलना चाहिए, वाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। तो चलो पहले एक्स बैग को कंसीडर करते हैं, मान लो वो वाइट बॉल जो है वो एक्स बैग से निकला है, ठीक है। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे कितने बॉल्स हैं 2 वाइट, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 2 + 3 5, सो ये 1/2 इंटू हो जाएगा वाइट बॉल्स आर 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5, और ये 1/2 फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पहले तो बैग को निकाला है रैंडमली और एक बैग निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, ठीक है। अब दूसरा कंसीडर करेंगे, ये ऐड हो जाएगा। अब दूसरा बैग कंसीडर करेंगे वाइट, ठीक है। अब वाइट दूसरा बैग वाई कंसीडर करेंगे, और वाई बैग से वाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी देखना, इनटू नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितने हैं 4, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं यहाँ पे 4 + 2 विच इज 6, ठीक है। इसको आपको ऐड कर लेना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ से क्या मिलेगा देखना, ये क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा 1/5 प्लस ये 2 1 2 2 सो दिस इज 2/6 विच इज नथिंग बट 1/3। सो यहाँ से क्या मिलेगा देखना, दिस इज 3 + 5 डिवाइडेड बाय 15, सो दिस इज व्हाट 8/15, राइट, ओके। 8/15 इज करेक्ट वेयर इट इज, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, राइट। तो ये थोड़े से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन देखना कुछ भी दम नहीं था, ठीक है। पहले तो हमने क्या किया कि एक बैग निकला, ठीक है, उस बैग की प्रोबेबिलिटी निकाली हमने 1/2, फिर दोनों बैग्स को अलग अलग कंसिडर किया, एक्स को कंसिडर किया पहले, फिर वाई को कंसिडर किया। तो एक्स बैग में वाइट की प्रोबेबिलिटी निकाली, देन वाई बैग में वाइट की प्रोबेबिलिटी निकाली, यहाँ मल्टीप्लाई एंड ऐड कर लिया, दैट्स इट, आपको आंसर मिल चुका है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, फाइन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है इसने, अ बॉक्स कंटेन्स 6 रेड मार्बल्स नंबर्स फ्रॉम 1 through 6, ठीक है। एक बॉक्स में कुछ नंबरिंग की गई है, उसमें पहले 6 नंबर्स पे रेड मार्बल्स रखे गए हैं, ठीक है। तो मैं नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कह रहा है ये कि यहाँ पे रेड कलर के मार्बल्स है, चलो आर, मैं रेड कलर के मार्बल्स को आर से डिनोट करता हूँ, ओके। उसके बाद ये क्या दे रहा है, फाइंड एंड 4 वाइट मार्बल्स
12 थ्रू 15, मतलब 12 थ्रू 15 नंबरिंग में वाइट मार्बल्स हैं, ठीक है। तो चलो 7, 8, 9, 10 का हमको इसने कुछ डेटा नहीं दिया है, 7, 8, 9, 10, 11 का भी नहीं दिया है। सो 12, 13, 14, 15 यहाँ पे कह रहा है ये वाइट मार्बल है। चलो कोई बात नहीं। सो वाइट मार्बल इज देयर। अब ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ मार्बल ड्रॉन एट रैंडम इज वाइट एंड ऑड नंबर, ठीक है। अब जितने भी मार्बल्स हैं हमारे पास बॉक्स में, रैंडमली एक मार्बल निकाला गया है, उसमें कह रहा है कि वो मार्बल जो है वो वाइट होना चाहिए, वो ऑड नंबर्ड होना चाहिए। तो वाइट मार्बल्स तो हमारे यहाँ पे है, और उसको और कंडीशन क्या डाल दी उसने, वो वाइट नंबर्ड ऑड नंबर्ड होना चाहिए। तो ऑड नंबर कौन सा है, 13 है और 15 है, ठीक है। तो दो ही मार्बल है यहाँ पे, 13 एंड 15 नंबर, ठीक है। तो टोटल तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी होगा टोटल नंबर ऑफ वाइट ऑड नंबर मार्बल कितने आ गए हमारे पास, 2, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने दिए हैं इसने यहाँ पे, ये 6 है और ये 4 है। सो 6 + 4 इज नथिंग बट 10, ठीक है। यहाँ पे इसने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिए तो हमको कंसिडर भी नहीं करना है। सो 2/10 इज नथिंग बट 1/5। देखना ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है मुझे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है ये, सो लेटर्स इन द वर्ड हुलुलुलुलुलु, अरे ये क्या दे दिया, हुलुलुलुलु आर रीअरेंज। चलो कोई बात नहीं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3L बीइंग टुगेदर इज, ठीक है। तो एक वर्ड दे दिया है हमको हुलुलुलुलु, उसमें ये पूछ रहा है कि जो ये L लेटर है इसके तीनों L लेटर की साथ होने की प्रोबेबिलिटी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं कि इस लेटर में, इस वर्ड में कितने लेटर्स हैं, ठीक है। तो क्या है, HU, then again LU, then again LU. So there are how many letters आप काउंट करना, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें से H जो है वो कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, और U जो है वो 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और L जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहली चीज क्या लगती है हमको, सैंपल स्पेस, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। अब इस 8 लेटर्स के वर्ड को हम अरेंज करेंगे तो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे, सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे। उसके बाद जो इवेंट हमसे पूछ रहा है कि तीनों एल साथ में होंगे, उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लेटर्स है, तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आप अच्छे से जानते हैं कि यदि 8 लेटर्स का वर्ड है तो उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकालेंगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अच्छा अभी कोई एक लेटर यदि रिपीट हो रहा है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे U जो है वो 4 बार रिपीट हो रहा है तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा 4 फैक्टोरियल इंटू L जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, सो दिस इज 3 फैक्टोरियल। अच्छा ये क्या है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब ये सैंपल स्पेस का नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, दिस इज 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सो यहाँ से ये चला जाएगा 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, 8 × 7 × 5, 8 × 7 इज 56 एंड 56 × 5 इज 280, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में मुझे कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, 280। देयर आर 280 पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम विच दिस वर्ड कैन बी अरेंज, ठीक है। अभी हमको निकालना है, अभी हमको क्या इवेंट पूछ रहा है, मान लीजिए एक इवेंट है, ये इसने एक इवेंट पूछ लिया कि ऑल 3L बीइंग टुगेदर, इसके पॉसिबल आउटकम्स हमको देखने हैं, ठीक है। तो तीनों L अगर साथ में होंगे तो हम इसको एक ब्लॉक मान लेते हैं, ठीक है। अब ये वर्ड में क्या है, पहले तो H है, ठीक है, और U कितने बार आ रहा है, U जो है वो 4 बार आ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, L L L, ठीक है। तो इसकी डिमांड क्या है कि ये तीनों L जो है वो साथ में होने चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों L जब भी अरेंज करेंगे तो तीनों साथ में शफल होंगे, ठीक है। तो इसको हम एक ब्लॉक मान लेते हैं, ये एक ब्लॉक हो गया L का, ठीक है। और ये सिंगल यूनिट हो गया, ठीक है, और ये ऐसे 4 यूनिट्स हो गए, ठीक है। तो इसको हम यदि अरेंज करेंगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसका नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या आएगा, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है। कितने यूनिट्स होंगे,
ये 4, ये 1 और ये 1 ब्लॉक, ये क्योंकि साथ में शफल होने वाला है। सो दिस इज व्हाट 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब ये u जो है वो 4 बार रिपीट हो रहा है। सो दिस इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। अच्छा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? सो दिस इज नथिंग बट 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। सो ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये आ गया मेरा 30। ठीक है, यहाँ से मुझे 30 मिल गया, यहाँ से मुझे ऑल पॉसिबल आउटकम्स मिल गया 280। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज व्हाट, ए इवेंट क्या है जहाँ पे तीनों एल साथ में होने चाहिए। सो दिस इज व्हाट नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ इवेंट है विच इज 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस विच इज 280। सो मुझे क्या मिल गया? ये 30/280। सो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 3/28। देखना कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके चलो, तो इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, और इस तरह का अभी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, क्या पूछ रहा है ये। अ मैन स्पीक्स ट्रूथ 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स। चलो 3 में से 2 बार सच बोल रहा है, 1 बार झूठ बोल रहा है। ही पिक्स वन ऑफ द नेचुरल नंबर्स इन द सेट एस, ये सेट दे दिया, ठीक है, एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज इवन। ठीक है, उसने एक नंबर पिक किया और वो बोल रहा है कि ये इवन है। यार पता नहीं ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, देखते हैं। सो द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली इवन इज, ठीक है, अब इस बंदे ने तो रिपोर्ट कर दिया कि यार ये इवन नंबर है। अब हमको क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो सच में इवन नंबर है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो मान लेता हूं कि एक इवेंट ले लेता हूं मैं, ई ले लेता हूं कि द मैन रिपोर्ट्स दैट नंबर इज इवन। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। अब S1 ले लेते हैं हम, अब ये सेट में इवन नंबर ले लेते हैं। ठीक है, द नंबर इज इवन। S2 ले लेते हैं, द नंबर इज ऑड। ठीक है, तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 क्या होगा बेटा? देखना इवन नंबर कितने हैं यहाँ पे? 3 है, 2 4 7 2 4 6, तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने? 7, 3/7। और प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 क्या होगा यहाँ पे? टोटल ऑड नंबर्स कितने हैं? 4 है, 1 3 5 7, सो दिस इज 4/7। आप या तो इसको द नंबर इज ऑड बोल सकते हैं या तो द नंबर इज नॉट इवन, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज यूज होगी, इस तरह के क्वेश्चंस में ना बेस थ्योरम बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे? अब बेस थ्योरम हम कब यूज करते हैं? जब आपको, अब ये सैंपल स्पेस ले लिया मैंने S, अब इस सैंपल स्पेस का एक पार्टीशन मुझे मिल गया, जैसे S1 यूनियन S2 क्या होगा यहाँ पे? पूरा सैंपल स्पेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि S1 क्या इवन नंबर से और S2 क्या है ऑड नंबर से, तो ये पूरा सैंपल स्पेस मिलेगा। और S1 इंटरसेक्शन S2 निकालेंगे आप, तो क्या मिल जाएगा? एम्प्टी सेट मिल जाएगा। तो ऐसे केस में हम बेस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, अगर बेस थ्योरम को यूज कैसे करेंगे देखते हैं। तो मुझे निकालना क्या है यहाँ पे? अब मैन ने रिपोर्ट तो कर दिया कि यार ये नंबर इवन है। अब आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो सच में इवन है क्या, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जहाँ पे एक मैन रिपोर्ट कर चुका है। ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी यहाँ पे। तो इसको अगर मैं सिंबॉलिकली बताऊँ आपको तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, क्या चीज़ हो चुकी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो चीज़ हो चुकी होती है उसको यहाँ लिखते हैं, द मैन रिपोर्ट्स दैट द नंबर इज इवन। ठीक है, तो ये हो चुका है। ठीक है, और आपको क्या पूछा है इसने? द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली इवन। सो हम क्या लेंगे? S1, क्योंकि S1 क्या है? द नंबर इज इवन को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज आपको निकालनी है। तो बेस थ्योरम क्या कहता है? बेस थ्योरम में अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं कि इसको पहले तो इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? E गिवन S1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 जो है वो जो नीचे रहेगा यहाँ पे इस साइड, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन सेम चीज लिखेंगे, इसी को लिख लूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन S1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 प्लस हो जाएगा, अब जो दूसरा इसका सेट है नॉन एम्प्टी सेट S2, उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये पार्टीशन है S1 यूनियन S2, दोनों का यूज होगा यहाँ पे। सो ये यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन S2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S2। इसको आप, इससे आपको
ये चीज़ मिल जाएगी जो आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 गिवन E क्या हो जाएगा, देखना बेटा। पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन S1 का मतलब क्या है कि S1 हो चुका है, मतलब इवन नंबर है, और E इवेंट क्या कह रहा है कि द मैन रिपोर्ट्स दैट द नंबर इज इवन, ठीक है। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है कि इवन नंबर है, मतलब E ने जो है वो सच बोला होगा, राइट। S1 हो चुका है, ठीक है, मतलब नंबर जो है वो इवन है, और ये रिपोर्ट भी कर रहा है कि ये इवन है, मतलब ये सच बोल रहा है। अब सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स, मीन्स 2/3 इंटू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 जो कि हमको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इज 3/7 डिवाइडेड बाय वही सेम चीज आ जाएगी 2/3 इंटू 3/7 प्लस, अब इसको देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन S2, मतलब S2 हो चुका है, मतलब नंबर जो है वो ऑड है, और E जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि ये नंबर जो है वो इवन है, मतलब वो सच नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स वो सच बोल रहा है। अब सच ना बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 2/3 विच इज 1/3। दिस इज 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S2, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इज 4/7। सो इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2/7 डिवाइडेड बाय 2/7 प्लस 4/21, ठीक है। बड़ा आसान कैलकुलेशन है, इसको कर लेंगे हम। दिस इज 2/7 डिवाइडेड बाय, दिस इज व्हाट, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 6 + 4 विच इज 10/21। सो ये क्या हो जाएगा, 2/7 इंटू 21/10। सो ये हो जाएगा 1 × 3 × ये 5 × ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, 3/5। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, 3/5। देखना कौन सा ऑप्शन सही है बेटा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको बेस थ्योरम का यूज कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ रूम कंटेन्स 3 सॉकेट्स, ठीक है, 3 सॉकेट्स हैं फॉर बल्ब्स। इफ फ्रॉम कलेक्शन ऑफ 10 बल्ब्स, ओके, 10 बल्ब में से 6 जो है वो डिफेक्टिव है, 6 आर डिफेक्टिव, ठीक है। मतलब अगर 10 बल्ब्स हैं मेरे पास तो है वो 6 जो है वो डिफेक्टिव है, इसका मतलब जो है वो 4 जो है वो नॉट डिफेक्टिव होंगे, ठीक है। D स्टैंड्स फॉर डिफेक्टिव एंड D स्टैंड्स फॉर नॉट डिफेक्टिव। 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, 3 बल्ब्स को हमने सिलेक्ट किया है रैंडमली, एंड पुट इट इन द सॉकेट्स, देन द प्रोबेबिलिटी दैट रूम इज लाइटेड, ठीक है। अब 3 सॉकेट हैं, 10 बल्ब है, हम 3 बल्ब रैंडमली निकाल रहे हैं, और हमको ये पूछ रहा है कि आप उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालो कि रूम में जो है वो लाइट आ जानी चाहिए, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर 3 सॉकेट दिए हैं, अगर कोई भी एक अच्छा बल्ब लग जाएगा तो रूम में जो है वो रोशनी हो जाएगी, रूम विल बी लाइटेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 10 में से हमको पहले तो 3 बल्ब निकालने हैं, ठीक है, और 10 में से 6 जो है वो डिफेक्टिव है, 4 जो है वो नॉट डिफेक्टिव है, ठीक है। तो कम से कम एक भी अच्छा बल्ब हमने लगा दिया सॉकेट में तो लाइट जो है वो रूम में आ जाएगी। दैट मीन्स व्हाट, हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट रूम इज लाइटेड। तो इसको मैं ऐसे बोलता हूँ कि कम से कम एक बल्ब भी लग जाएगा तो रूम जो है वो लाइट आ जाएगी रूम में। सो प्रोबेबिलिटी दैट at least one not defected bulb, non defected bulb, ठीक है। सो इस तरह का अगर एटलीस्ट वर्ड आ जाए तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने सेकंड क्वेश्चन या सेकंड 1 2 3 4 में से क्वेश्चन पे से आप देख लेना, इस तरह का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, वहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला डिराइव किया है, यहाँ पे मैं उसको डायरेक्टली यूज करूंगा, आप वहां पे रेफर कर लीजिएगा। तो एटलीस्ट 1 नॉन डिफेक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, आपको ये यूज करना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल डिफेक्टिव, ठीक है। इससे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो अभी 3 रैंडमली बल्ब निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि 3 इवेंट्स मान लेता हूं, लेट अस से ए बी सी, इसको मैं मानता हूं फर्स्ट बल्ब नॉट डिफेक्टिव, ये सेकेंड बल्ब नॉट डिफेक्टिव, एंड सी जो है वो थर्ड बल्ब
नॉट डिफेक्टिव, ठीक है। तो एटलीस्ट एक भी बल्ब मुझे नॉट डिफेक्टिव मिल जाएगा तो मेरा रूम में जो है वो लाइट आ जाएगा, रोशनी आ जाएगी। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, एटलीस्ट वन को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल डिफेक्टिव, दैट मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी सारे डिफेक्टिव होने का मतलब है कि ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज व्हाट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, जो पहला बल्ब निकलेगा वो डिफेक्टिव निकलेगा। सो दिस इज व्हाट 1 माइनस डिफेक्टिव, टोटल डिफेक्टिव बल्ब्स कितने 6 है, 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 10 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, सेकंड जो बल्ब निकलेगा वो जो है वो डिफेक्टिव होगा। अब एक बल्ब तो निकल चुका, मतलब संख्या जो है वो डिफेक्टिव बल्ब्स की कम हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 5 बाय, और टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स भी कम हो जाएंगे 5/9 इनटू सी कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो तीसरा बल्ब निकलेगा वो डिफेक्टिव रहेगा। सो दिस इज व्हाट, एक बल्ब कम हो जाएगा 4/8। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखना क्या आएंगे, थोड़ा काट पीट कर लेंगे। सो ये 1 ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज 2 1 2 3 यहाँ पे 3 1 3 3 ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, दिस इज 1 माइनस 5/30। सो दिस इज व्हाट 1 माइनस 1/6। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस इज व्हाट 5/, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 5/6, ठीक है। देखना कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, ऑप्शन सी सही दिख रहा है मुझे, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट यार। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल सा लॉजिक यूज करना था, जो कि मैं पहले के क्वेश्चंस में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप सीक्वेंस से अगर आप क्वेश्चंस वीडियो में फॉलो करते हैं तो आपको सारे क्वेश्चंस आराम से समझेंगे, ठीक है। एक ही थ्योरी में, जो एक थ्योरी में एक प्रीवियस क्वेश्चंस पे समझा चुका हूँ, मैं बार बार वो थ्योरी में यहाँ पे नहीं समझा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि स्टार्टिंग से क्वेश्चंस रेफर करें, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, अ बैग कंटेन्स 6 वाइट बॉल्स 4 ब्लैक बॉल्स, 2 balls are drawn at random, the probability that they are of the same color, ठीक है। 10 टोटल 10 बॉल्स है मेरे पास, ठीक है। 10 में से 6 जो है वो वाइट है, 4 जो है वो ब्लैक है। अब ये क्या पूछ रहा है कि इस उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालो कि आपने दोनों बॉल निकाले और दोनों सेम कलर के होने चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ब्लैक हो, या दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों क्या, दूसरा कलर कौन सा दिया, ब्लैक हो, ठीक है। दोनों वाइट हो या फिर दोनों ब्लैक हो, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ, चलो पहले वाइट पे फोकस करते हैं। तो अगर दोनों बॉल्स में निकालता हूँ और दोनों वाइट होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या आएगा, पहला बॉल मान लो निकाला वाइट, सो प्रोबेबिलिटी 6/10 इनटू, अब एक बॉल निकल चुका, दूसरा बॉल भी वाइट होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 5/9, क्योंकि एक बॉल की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है। सेम कलर बोल लिया, ऐसा तो नहीं बोला इसने कि केवल व्हाइट की निकालो, सेम कलर में ब्लैक भी हो सकता है, तो हम करेंगे प्लस, ठीक है। तो पहला बॉल मान लो ब्लैक निकला, तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/10, ठीक है। अब दूसरा बॉल निकालेंगे, दूसरा बॉल भी ब्लैक ही होना चाहिए, बॉल की संख्या भी कम हो जाएगी, तो ब्लैक बॉल्स कम हो जाएंगे। सो ये क्या आ जाएगा 3/, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी कम हो जाएंगे। सो दिस इज 3/9। सो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, दिस इज 1 2 ये 3 2 3 3 सो दिस इज व्हाट 2 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1/3 प्लस दिस इज 3 1 3 3 दिस इज 2 2 2 5 सो दिस इज व्हाट 2/15। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, दिस इज नथिंग बट दिस इज 21/45। सो दिस इज व्हाट 3 से डिवाइड करूंगा मैं 7/15, सिंपल कैलकुलेशंस। So 7/15, so ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान दे दिया, द प्रोबेबिलिटी दैट 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स आर ऑल रेड, ठीक है। तो 52 पत्तों में यार रेड कार्ड्स कितने होते हैं आप सभी जानते हैं, 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि आप तीनों कार्ड्स निकालो 1 by 1 और तीनों जो है वो रेड होने चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी देखना, पहले तो मैं एक निकालूंगा तो 26/52 आ जाएगा इनटू, अब एक कार्ड कम हो गया रेड में से तो, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स भी कम हो जाएंगे इनटू 25/51, 2 कार्ड्स निकल चुके और एक कार्ड निकालना है, फिर से एक कार्ड कम हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 24/50, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 25/51
इंटू 24/50, ठीक है। 2 1 ज़ा, ये 2 12 ज़ा, ठीक है, ये 5 2 ज़ा, और ये सॉरी ये 25 2 ज़ा, 25 1 ज़ा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। सो मुझे क्या मिल गया 6/51। अब 6/51 क्या होगा, 3 से डिवाइड करते हैं तो 2/17। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल कैलकुलेशंस थे। सो 2/17 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। ओके ये भी, इसमें भी कुछ खास दम नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ शुरुआती क्वेश्चंस में। चलो फिर से बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इज बी इज 3/20। इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये क्या होता है, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लेंगे, हमको ये चीज मिल जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, देखना बेटा, सिंपल कैलकुलेशन है यार ये तो। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी minus probability of A intersection B. So probability of A is what, 1/4 plus 2/5 minus 3/20। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा देखना, दिस इज 13/20 minus 3/20, so this is what 10/20 and this is nothing but 1/2। ओके सो कौन सा ऑप्शन सही देखता, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 5 persons आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप कंटेनिंग 4 men, 2 women, 4 children, द चांस दैट एग्जैक्टली 2 of them विल बी चिल्ड्रन, ठीक है। तो कितने ग्रुप में लोग हैं, 4 men आर देयर, 2 women एंड 4 चिल्ड्रन, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना हो गया, अगर टोटल करेंगे तो दिस इज नथिंग बट 10। अब ये प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछ रहा है कि द चांस दैट एग्जैक्टली 2 of them विल बी चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब 5% रैंडमली निकालने हैं आपको, उसमें से एग्जैक्टली 2 जो है वो चिल्ड्रन होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखना इसकी प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, हम 10 में से 5 लोग निकाल रहे हैं, 10C5, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इन जो 5 लोग निकाल रहे हैं इसमें से 2 जो है वो एग्जैक्टली चिल्ड्रन होने चाहिए। तो चिल्ड्रन टोटल कितने हैं, 4, तो हमको कितने चाहिए इसमें से 4 चूज 2, ठीक है। और बाकी 3 जो है उससे मतलब नहीं है, बाकी 3 मैन हो वुमेन हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली 2 जो है वो चिल्ड्रन होने चाहिए। तो 4 चूज 2 करना पड़ेगा इनटू, अब बाकी 3 कहाँ से आएंगे, बाकी 3 यहाँ से आएंगे, 4 मैन और 2 वुमेन में से आएंगे, और 4 + 2 इज व्हाट 6। सो ये क्या हो जाएगा 6 चूज 3, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी जो आपको चाहिए निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये मैं कैलकुलेट करूंगा, बड़ा ही मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये, तो आराम आप भी कर सकते हो, बट ठीक है। दिस इज व्हाट 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आप आई होप ये चीज़ आपको पता है, एनसीआर क्या होता है, दिस इज नथिंग बट n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, उसी का यूज़ कर रहा हूँ मैं। सो डिवाइडेड बाय 10 चूज 5 इज व्हाट 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सो इसको कैलकुलेट करेंगे, देखना क्या आएगा। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2 फैक्टोरियल है, सो दिस इज व्हाट, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा सो दिस इज 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 3 बाई 2, सो 4 इंटू 3 बाई 2 इज 6 इंटू, अब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, एक 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 बाय 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 इंटू 5 इंटू 4 बाय 6 विच इज 5 इंटू 4 विच इज 20। सो ये क्या हो जाएगा 20। अब इसको क्या करूंगा मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज 10 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, राइट, ठीक है। अब इसको 10 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, एक 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। सो इसको यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 6 इंटू 20 इंटू 5 फैक्टोरियल को लिख लेता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू
9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, एक कैंसिल हो गया. सो दिस इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू एक 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो चुका है. ठीक है. सो यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो क्या मिलेगा देखना. सो दिस इज वॉट, 10 को मैं हटा देता हूँ 5 इंटू 2 से. ठीक है. देन 6 को मैं हटा देता हूँ, ये 6 हट गया. देन अगेन ये 9 जो है वो 3 हो जाएगा, 9 3 3 सा 3 हट जाएगा. देन ये 4 हट जाएगा, ये 2 सा हो जाएगा. ठीक है. फिर ये अगेन ये 2 हटेगा, ये 10 सा हो जाएगा. सो मुझे क्या मिल जाएगा, 10/3 इंटू 7 विच इज़ 10/21. ठीक है. कैलकुलेशंस आप आराम से कर सकते हैं. ठीक है. अगर आपको कैलकुलेशंस मेरे समझ में नहीं आए होंगे तो आप खुद भी इतने होनहार है कि ये कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं. चलो 10/21 कहाँ पे, ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ईयर. चलो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके अगेन यार सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. मैं ये इस तरह के 3-4 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट ठीक है फिर से एक बार बताने में कोई दिक्कत नहीं है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे दिया है इसने 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट दिया है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये पूछ रहा है. ठीक है. तो ये चीज़ आप जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है. दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है. आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी आपको पता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं पता है. कैसे नहीं पता है यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट पता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी पता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट. सो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2/3. सो दिस इज व्हाट 1/3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको मैं सब्सटीट्यूट कर लूँगा सारी वैल्यूज़ को. सो क्या आ जाएगा मुझे यहाँ क्या मिलेगा, 5/8 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट 1/4. ठीक है. तो ये कैलकुलेट करेंगे हम. 5/8 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस दिस इज व्हाट 1/12. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इज व्हाट 5/8 माइनस 1/12. इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8 कितना होता है, 12 इंटू 8 इज दिस इज 96. ओके. सो ये क्या हो जाएगा, 60 माइनस 8 इज व्हाट 52/96. ठीक है. 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये जाएगा 13 डिवाइडेड बाय, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 24. सो 13/24 कहीं पे दिख रहा है. यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट. इसने 2 कार्ड निकाले. देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर क्वीन. बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया. ठीक है. पहले तो ये बताइए आप 52 कार्ड्स में क्वीन कितनी रहती है. क्वीन रहती है हमारे पास 4 क्वींस रहती हैं. ठीक है. अब 4 क्वीन में से अब इसने 2 कार्ड निकाला है और दोनों क्वीन होनी चाहिए कह रहा है. ठीक है. तो पहले हम क्वीन निकालेंगे तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी 4/52. ठीक है. अब एक कार्ड कम हो गया, दैट मीन्स क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, एक संख्या कम हो जाएगी क्वीन में से भी. सो दिस इज व्हाट 3 डिवाइडेड बाय 51. दैट्स इट. अब ये 3 1 जा 3, 17 जा 4 1 जा 4, 13 जा, तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 17. इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 17 इंटू 13 इज व्हाट 221. सो 1/221 इज द आंसर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है, आई होप ये आपको करना चाहिए, बट ठीक है रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज व्हाट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आप निकाल सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो दिस इज व्हाट 3/5 प्लस 2/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अच्छा इसने एक ट्विस्ट दे दिया, मैंने नहीं पढ़ा.
टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, ए और बी जो है वो टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अच्छा, टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है बेटा, ये आप ध्यान में रखना, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 3/5 इंटू 2/3। सो मुझे क्या मिल जाएगा, दिस इज 2/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 2/5। इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3/5 माइनस 2/5 करूँगा मैं पहले, तो दिस इज 1/5 माइनस 1/5 प्लस 2/3। सो दिस इज व्हाट 3 प्लस 10/15। सो दिस इज व्हाट 13/15। मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे क्या मिल गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 13/15। व्हाट आई वांट, probability of A complement intersection B complement, which is nothing but 1 minus probability of A union B. So this is what 1 minus 13/15. So 13/15, 1 minus 13/15 is nothing but, this is what 15 minus 13 is 2/15. So 2/15 is there. Yes, option D is correct here. Okay, चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट ऑड्स इन फेवर ऑफ ए इज 2:3, ठीक है, एंड ऑड्स अगेंस्ट बी इज 4:5, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या कह रहा है, आप इंग्लिश पढ़ना है, इसमें क्या कह रहा है कि ऑड्स इन फेवर ऑफ ए इज 2:3, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब ये होता है कि ए के लिए फेवरेबल जो केसेस आएंगे वो 2 रहेंगे, ठीक है, और जो सेकंड वाला नंबर है ये अनफेवरेबल रहेगा, ठीक है, ये ए के लिए फेवरेबल रहेगा, ठीक है, एंड ये 3 जो है वो नॉट फेवरेबल या अनफेवरेबल रहेगा। सो उसी तरह से बी के लिए भी क्या लिख रहा है, ये ऑड्स अगेंस्ट बी। अब अगेंस्ट लिख लिया मतलब ये बी कॉम्प्लीमेंट के लिए फेवर कर रहा है, ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए फेवर कर रहा है मतलब 4 जो है वो फेवरेबल रहेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, एंड 5 जो है वो अनफेवरेबल रहेंगे। तो अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल प्लस नंबर ऑफ अनफेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल प्लस नंबर ऑफ अनफेवरेबल। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, ए के 2 है, and this is what 2 plus number of our unfavorable cases is 3. So this is what 2/5. उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखना, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने 4 है, डिवाइडेड बाय 4 प्लस नंबर ऑफ अनफेवरेबल विच इज 5। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 4/9। अब उसने हमसे क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये पूछ रहा है, और ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे दिए। तो यदि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है, दैट इज नथिंग बट 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं है बट निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट विच इज 1 माइनस 4/9, एंड दिस इज नथिंग बट 5/9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया हमारे पास 5/9, सो दिस इज 5/9। सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट, this is 5 gets cancelled, so this is 2/9। देखना 2/9 कहाँ पे, so where it is, yes, option A is correct here। okay, so ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, देखा कुछ भी नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये एन अर्न कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड 5 वाइट बॉल्स, ठीक है, 4 जो है वो लाल गेंदे हैं और 5 जो है वो सफ़ेद गेंदे हैं, ठीक है। 2 balls are drawn वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट दे दिया इसने कि एक के बाद एक बॉल निकाल रहे हैं हम, उसमें उस बॉल्स को वापस से डाल नहीं रहे हैं, उसको निकल गया तो ठीक है, निकल चुका एक बार। देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड इज, ठीक है, दोनों बॉल्स जो है वो रेड होने चाहिए। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। तो चलो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 4 + 5 विच इज 9, ठीक है। हमको दोनों बॉल्स रेड होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला बॉल अगर रेड की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या आएंगे,
4 by number of balls are 4 and total number of balls is 9, 4 plus 5 which is 9 इनटू, अब एक रेड बॉल तो निकल चुका, ठीक है, तो मतलब संख्या कम हो गई, सो क्या हो जाएगा इनटू 3 बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी कम हो जाएगा 3 बाय 8, सो यहाँ से क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी हमारी, सो दिस इज व्हाट 3 1s 4 1s 4 2s 3 1s 3 3s 1 by 6, वेरी इजी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, 1 by 6 आ गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे फटाफट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भी, अरे बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया यार इसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दे रहा है ये 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रहा है 0.8, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज व्हाट 0.3, पूछ क्या रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, सो ये क्या होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो हमारे पास है विच इज नथिंग बट 0.8, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास नहीं है, बट वो हमें यहाँ से आराम से मिल सकता है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए का मतलब ये इंटरसेक्शन बी होता है, सेम बात है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 0.3 दिया है, सो 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट 1 minus probability of a complement, so 1 minus 0.6 is 0.4, so ये क्या आ जाएगा 0.3 into 0.4 is equal to probability of a intersection b, so probability of a intersection b क्या मिल गया मुझे, this is nothing but 0.12, ठीक है, मुझे क्या निकालना है probability of a given b, so probability of a given b क्या आ जाएगा बेटा, probability of a intersection b divided by probability of b, so this is 0.12 divided by probability of b which is 0.8, so this is nothing but 12 by 80 and this can be written as, मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, so this can be written as 4 से अगर डिवाइड करेंगे हम, so I will get 3 by 20, so 3 by 20 is there, yes, so option A is correct here, okay, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 dice are thrown together, the probability that the sum of the numbers is divisible by 2 or 3, ठीक है, तो इसने एक इवेंट दे दिया कि दो डाइस उछालने के बाद जो उनका सम आएगा वो 2 या 3 से डिविजिबल होना चाहिए, सम इज डिविजिबल बाय 2 और 3, ठीक है, तो 2 डाइस उछालने पे आप अच्छे से जानते हैं कि सैंपल स्पेस में क्या आता है, सैंपल स्पेस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस में नंबर क्या आ जाएगा 36, बहुत अच्छे से जानते हैं, ये मैं लिखने नहीं जाऊँगा बहुत समय जाएगा, और हमें क्या चाहिए इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो सम है वो 2 या 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ठीक है आप अच्छे से जानते हैं कि जो पहला एंट्री रहता है 2 डाइस उछालने के बाद वो 1 1 रहता है और लास्ट जो रहता है वो 6 6 रहता है, तो जो सम आएगा दो नंबर्स के बीच का उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2, सो 2 लेस और इक्वल टू सम लेस और इक्वल टू 12, ठीक है, तो सम जो है वो हमेशा 2 और 12 के बीच में लाई करेगा, अब 2 और 12 मैं लिख लेता हूँ 2, जो भी सम आएगा डाइस उछालने के बाद वो 2 और 12 के बीच में लाई करेगा और वो सम जो है वो 2 या 3 से डिविजिबल होना चाहिए, सो 2 और 12 के बीच में क्या क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अब इन नंबर्स को देखना कौन सा नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है और कौन सा नहीं है, जो नहीं है मैं उसको क्रॉस करता हूँ, ठीक है, 2 है 3 है 4 भी है 2 से डिविजिबल, 5 नहीं है, ठीक है 5 नहीं है, और देन 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 8 2 से डिविजिबल है, 9 इज डिविजिबल बाय 3, 10 इज डिविजिबल बाय 2, 11 नहीं है, 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड 2 और 3 वो दोनों से डिविजिबल है, ठीक है, तो हमें मैक्सिमम नंबर मिल रहे हैं जहाँ जो नंबर्स 2 और 3 से डिविजिबल है, मतलब सैंपल स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज ऐसी होगी जो 2 या 3 से डिविजिबल हमको मिल जाएगी, तो उसको फाइंड आउट करने की बजाय मैं ऐसे नंबर्स ऐसी एंट्रीज फाइंड करता हूँ जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल नहीं है, जो कि कम होगी, विच मेक्स माई टास्क ईजी, ठीक है, तो उस केस में मुझे क्या कौन सी एंट्रीज देखनी पड़ेगी जिसका सम 5 हो 7 हो या 11 हो, ठीक है, तो मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं 1 को फिक्स करूँगा, तो मुझे कौन सी एंट्रीज मिले, ऐसी एंट्रीज ढूंढनी है जिसका सम 5 हो 7 हो
या फिर 11 हो, दैट नंबर ऑफ एंट्रीज हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 36 में से, वो हमारी डिजायर्ड एंट्रीज होगी जो हमको मिलेगी। आई होप आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। सो 1 और मुझे क्या मिल जाएगा, पहले 1 4 मिल जाएगा, राइट। इसका सम जो है वो 5 आ जाएगा। 1 भी नहीं चलेगा, 1 2 1 3 भी नहीं चलेगा, 1 4 इज विल वर्क एंड 1 6, ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे पहले। देन 2 को अगर मैं फिक्स करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे सम एंट्री ऐसी देखनी है 5 7 और 11 आना चाहिए जिसका सम। सो बाद में मुझे मिलेगा, आप भी साथ में साथ से अपने मेरे साथ साथ करते जाइए, ठीक है। सो आई विल गेट हियर 2 3 मिल जाएगा, ठीक है, सही बात है, और 2 5 मिल जाएगा, ये 2 एंट्री मिलेगी। अगर मैं 3 को फिक्स करता हूँ तो मुझे मिलेगा 3 2 एंड 3 4, यहाँ पे सम 5 है, यहाँ पे सम 7 है। देन अगर मैं 4 को फिक्स करता हूँ तो मुझे मिलेगा 4 1 और 4 3, ठीक है। बाकी एंट्रीज नहीं मिलेगी, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, बाकी एंट्रीज जो है वो 2 या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट मैं देखता हूँ, अगर मैं 5 को पकड़ता हूँ तो 5 2 मिल जाएगा, इसका सम जो है वो क्या है, 5 2 5 + 2 = 7, देन 5 6। नेक्स्ट एंट्री अगर मैं 6 को पकड़ता हूँ तो मुझे मिलेगा 6 1 मिल जाएगा और 6 5 भी मिल जाएगा, इसका सम जो है वो 11 है। तो कितनी एंट्रीज मिल रही है, 2 + 2 = 4 6 8 10 12। तो 12 एंट्रीज ऐसी हैं सैंपल स्पेस में जिसका सम जो है वो डिविजिबल बाय 2 या 3 नहीं है। तो मतलब बची एंट्रीज का जो सम रहेगा वो डिविजिबल बाय 3 या 2 हो जाएगा। मतलब 36 में से 12 एंट्रीज मुझे 36 - 12 एंट्रीज ऐसी रहेगी विच इज 24, जो कि 2 या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी विल बी 24 डिवाइडेड बाय 36 विच इज नथिंग बट 2/3। 2/3 कहाँ है, सो डी इज करेक्ट। ओके, सो इस तरह से आपको टाइम सेव करने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी वे में सोचने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। ओके, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन दे दिया यार फिर से इसने। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी पूछा है, ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, बड़ा ही आसान है, कई बार बता चुका हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या होगा, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो 1 - 2/3 इज नथिंग बट व्हाट, 1 - 2/3 इज 1/3। सो दिस इज 1/3 into probability of b is 3/5, so which gives you 1/5। so option D is correct। okay, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सब एट लीस्ट 5 इज, ठीक है। तो एक थ्रो में 3 डाइस को उछालना है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आते हैं बेटा, अगर 2 डाइस रहते हैं तो हमको पता है कितने आते हैं, 2 डाइस गिव्स यू 6 स्क्वायर विच इज 2 1 6, क्योंकि एक डाय पे क्या क्या रहता है, 1 2 3 4 5 6, 2 बार उछालने पे गिव्स यू 6 स्क्वायर। सो दिस इज ओके, सॉरी 2 1 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा। सो दिस इज 36 एंड 3 डाइज उछालने पे यू विल गेट 6 का क्यूब विच इज नथिंग बट 2 1 6। सो सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स आ जाएंगे, 2 1 6। अब इन 2 1 6 इवेंट्स में से आपको ऐसे इवेंट्स खोजने हैं जहां पे सम जो है वो कम से कम 5 है, 5 से अधिक भी चलेगा, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या लगा सकते हैं। पहले तो मैं ए इवेंट मान लेता हूँ। ए जो हमको पूछा है इसने, हमको ये पूछ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम एट लीस्ट 5, गेटिंग अ सम एट लीस्ट 5। तो एक बात आप सोचना, ठीक है, कि मुझे सम जो है वो कम से कम 5 चाहिए, 5 से अधिक चल जाएगा। तो यदि मैं 3 से 3 को फिक्स करता हूं, ठीक है, तो मुझे सारे जितने भी इसके पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, दो प्लेसेस बचेंगे, एक डाय उछालने पे 3 आ गया, 2 डाय उछालेंगे तो यहाँ पे जो भी एंट्रीज आएंगी सब एंट्रीज फुलफिल करेगी वहां पे। मतलब सम जो है वो कम से कम 5 मिलेगा या 5 से अधिक मिलेगा। सिमिलरली 4 में भी ऐसा ही हो जाएगा। 4 में भी आप करेंगे, यहाँ पे मिनिमम नंबर क्या है, 1 1 तो आएगा ही, राइट। 3 + 1 + 1 क्या होगा, 5। 1 से अधिक आएगा तो 5 से बड़ा हो जाएगा, वो भी चल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मिनिमम नंबर क्या है, 1 1 तो आएगा ही। 4 + 1 + 1 इज 6, जो कि फुलफिल कर जाएगा। वैसे ही 5 को फिक्स करेंगे तब भी फुलफिल करेगा, एंड 6 को फिक्स करेंगे तब भी फुलफिल करेगा। तो ऐसे तो बहुत, तो मैं क्या करता हूँ ना,
ए के बजाय मैं ए कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप आराम से आपको मिल जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट गेटिंग ए सम लेस देन 5। समझ में आ रही है बात? ठीक है, मतलब कम से कम 5 चाहिए था, अब उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब उसको पूरी तरह से निगेट करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, गेटिंग अ सम लेस देन 5। ये आसान हो जाएगा। ठीक है, देखना कैसे। अब ये तो उसमें आएंगे ही नहीं ए कॉम्प्लीमेंट में ये सारे केसेस। तो पहले मुझे 1 को फिक्स करना होगा। ठीक है, अगर मैंने 1 को फिक्स कर दिया, मुझे सम जो है वो 5 से छोटा चाहिए। तो 1 को फिक्स कर दिया, तो पहला तो ये पॉसिबिलिटी है 1 1। ठीक है, दूसरा ये क्या, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा 1 1 2। ठीक है, क्योंकि इसका सम जो है वो 4 आएगा। फिर मैं 2 को शफल कर देता हूँ इधर, 1 2 1, ये भी हो जाएगा। राइट, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि 3 ले लेंगे तो 5 हो जाएगा सम। ठीक है, तो इतने ही आएंगे अगर 1 को फिक्स करेंगे तो 1, फिर 1 1 2, फिर 2 1 को शफल कर लेंगे। फिर 2 से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो क्या आएगा 2 1 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं 1 की जगह 2 लेता हूँ तो सम जो है वो 5 हो जाएगा। राइट, तो 4 ही केस मिले मुझे। ठीक है, 1 2 3 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट में कितने केसेस मिल जाएंगे, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा 4। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा मेरा, सो दिस इज नथिंग बट 4/216। राइट, तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 4 से डिवाइड हो जाएगा ये। सो दिस इज व्हाट 1/54। राइट, सो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये गेटिंग अ सम एटलीस्ट 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मिल गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम निकाल सकते हैं। राइट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विच इज 1/54। सो दिस इज नथिंग बट, अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 53/54। देखना बेटा कौन सा ऑप्शन सही है, 53/54। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ओके, तो कभी कभी कोई अगर आपको इवेंट दे दिया जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी ना निकालने के बजाय आप उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी भी आसान रहती है, तो वो आपको समय पे डिसाइड करना होगा कि हम उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें या फिर उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें। फाइन, चलो। ओके, सो यहाँ पे हमने 2004 से लेकर 2020 तक के प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे। ये अगर क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझ लिए तो प्रोबेबिलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आने वाले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है।